म्हणजे गुरुवार बृहस्पतिवार कथा फाल्गुन शुद्ध चतुर्थी दिनांक 23 फेब्रुवारी 2023 भावप्रकाश निधन शंखं चक्रं गदकान्दहतामृतहितं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपतिविलसन् मौलिमूर्धमित्रं कालाम्भोदोज्ज्वलान्दं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निदीप्तं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्वेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरसं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको दिशश्रेष्ठो महान् संशोधकः तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतिमूर्तितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षति तत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शिम्बीषु माशान् ग्रीष्मर्तौ लवणेषु औषधं त्यजेत्। तो शिंदी में माश को टालना है, ग्रीष्मर्तौ लवणेषु औषधं त्यजेत्। तो जो सामुद्र वही होता है, ये टालना चाहिए। फलेषु लकुचम शाके सर्षपम निहितम। फलों में लकुच और शाकों में सर्षप हित नहीं है। गौमांसम ग्राम्य मांसेषु निहितम महिषी बता। तो ग्राम्य मांस में गौमांस हित नहीं है और महिषी बता भी हित कर नहीं है। नेषिपय कुसुम्भस्य तैलम त्याज्यम च पानी। तो मेंढी का दूध इस प्रकार का मेषिपय कुसुम्भ तैल और पानी करके इनका त्याग करना चाहिए। तो इसमें से काफी पदार्थ आज भी प्रचलन में है, विशेषतः दक्षिण में माश काफी प्रचलन में है। औषधम का मतलब मुझे लगता है कि ये उषा भिन्न से निर्माण होने वाला लवण रेगुलर लवण नहीं है। लकुचा तो प्रचलन में नहीं है, सार्शप लेकिन काफी प्रचलन में उत्तर प्रदेश में है। गोमांस भी प्रचलन में है और अभी उसको बैन कर दिया है, लेकिन बाकी सब देशों में भी प्रचलन है। मेंढी का दूध वैसे ज्यादा प्रचलन में नहीं होता, लेकिन उसका खवा बनता है। कुसुम्ब तेल काफी प्रचलन में है। पानी तो भी कम मात्रा में प्रचलन में है, ज्यादा मात्रा में नहीं है। ये लगाना भूल गया शायद। अभी आ रहा है एको। ठीक। संयोग विरुद्ध मत्स्यम अनुपमांसं च दुग्धयुक्तम विवर्ज्य। तो मत्स्य और अनुपमांस ये दूध के साथ नहीं सेवन करना है। कपोतम सर्षप स्नेह वर्जितम परिवर्ज्य। और सर्षप स्नेह से वर्जित कपोत त्याग देना चाहिए।
मत्स्यानिक्षोर तथा क्षौद्रेण वर्जय। इक्षोर विकार, तो मत्स्य और इक्षु विकार नहीं लेना है और क्षद्र के साथ भी मत्स्य नहीं लेना है। सक्तुन मांस पयो युक्तान उष्ण ही दधि विवर्जय। तो सत्तू मांस और दूध के साथ नहीं लेने हैं और उष्ण के साथ दही लेना चाहिए, नहीं लेना है। ते मरीनेशन कुछ करते हैं कुक्कुट के बारे में, और ये दही लगा के रखते हैं इस प्रकार से। उष्णैर्नभोम बुना क्षौद्रम पायसम कृशरान्वितम। तो उष्ण या दिव्य जल के साथ मध नहीं लेना है। दिव्य जल के साथ नहीं लेना, ये पहली बार मैंने सुना। और दूध और कृशरा खिचड़ी जो है वो नहीं लेनी है। ये काफी लोगों को आदत होती है दूध के साथ, कृशरा के साथ दूध लेने की। रंभा फलम त्यजेत तक्र दति बिल्व फलान्वितम। केले का जो फल है वो तक्र दति बिल्व, इनसे नहीं लेना है। इसका प्रचलन ज्यादा दही से लेते हैं, लेकिन दूध से ज्यादा प्रचलन है। दशाह मुषितम सर्पी कांस्ते मधुगतम समम। तो 10 रात तक कांस के पात्र में अगर ये घी रखा है तो नहीं लेना है। मधुगतम समम, मधुगत सम भाग नहीं लेना है। इसमें भी ये बाय क्वांटिटी बाय वेट ये फर्क होता है, और कितनी मात्रा में लेते हैं ये भी फर्क होता है। 1 चम्मच आधा चम्मच से फायदा कुछ नुकसान नहीं होता है इस प्रकार। और वैषादि सूक्त वगैरह में ये तैलम घृतम मधु ये सब सदृशांशकम इस प्रकार के बताए गए हैं। कृतान्नंच कषायंच पुनरुष्णु चित्तम त्यजेत। कृतान्न और कषाय फिर से गर्म नहीं करना है, ये तो काफी प्रचलन में है। खास करके विदेशों में पूरा खाना तैयार करके 8 दिन 15 दिन महीना 2 महीना कुछ भी समय तक फ्रीज में रख देते हैं, और फिर बाहर निकाल कर माइक्रोवेव में डाल के गर्म करके खाते हैं। और उनको लगता है कि इसमें कुछ बिगाड़ नहीं है, ये फ्रीज में तो टिक जाता है, फिर गर्म करके खाना है। इस प्रकार से दोनों बातें गलत है। इतने दिन तक ये फ्रीज में रखना ये भी गलत है, और लेते हैं, लेकिन थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से मध थोड़ा ज्यादा और घी थोड़ा कम ऐसा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कफ प्रधान बाल्यावस्था है तो मध थोड़ा ज्यादा, आधा चम्मच मध और 5 चम्मच घी इस प्रकार से ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ग्रंथों में कुछ निर्देश है क्या समय मात्रा में लेने का, ये थोड़ा देखो। एकत्र बहुमांसानि विरुद्धन्ते परस्परम। अनेक प्रकार का मांस एकत्र अगर पकाते हैं वो विरोध हो जाता है। मतुसर्पिर वसा तैलम पानीयम व पयस्सथा। तो मध घृत वसा तैल पानीय और दूध ये भी एकत्र इस प्रकार से अगर करते हैं तो ये विरुद्ध हो जाता है। वैसे पानी दूध घी और शहद ये विरुद्ध संयोग नहीं है, ये रसायन बताया गया है। तो ये शायद हम ले सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है कि आसानी से कर सकते हैं। फिर बाद में पता चला कि हमारा पानी भी क्लोरीनेटेड है, हमारा दूध भी अच्छा नहीं है, उससे बनने वाला घी भी अच्छा नहीं है, शहद भी प्योर नहीं है। तो ये चारों वास्तव में प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन आसानी से उपलब्ध नहीं है। लवणम सैंधवम प्रोक्तम चंदनम रक्त चंदन। तो लवण जहाँ पे बताए तो लवण सैंधव लेना है, चंदन के जगह रक्त चंदन लेना है। इसको इस तरह से सोचा है कि यदि मधुमेह समान मात्रा में है तो वह शरीर के लिए एंटीजन का कार्य करेगा, इसके विरुद्ध एंटीबॉडी डेवलप होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। मालूम नहीं है ऐसे इस प्रकार का होता है क्या, इस प्रकार के का।
तो मात्रा विरुद्ध में घृत और मधु का निर्देश आता है, बाकी ये संयोग विरुद्ध में आते हैं। तो केवल मात्रा से विरोध है, मात्रा कम ज्यादा होगी तो विरोध नहीं होगा, ऐसा इनका कहना है। और फिर कफ पित्त प्राधान्य है तो मध का प्रयोग ज्यादा करे, वात पित्त प्राधान्य है तो घी का प्रयोग ज्यादा करे, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। चूर्णलेहा कव स्नेहा साध्या धवल चंदनी। अरे, चूर्णलेह आसव स्नेह ये धवल चंदन से करना है। कषाय लेपयो प्रायो युज्यते रक्त चंदन, कषाय और लेप के लिए रक्त चंदन का ज्यादा प्रयोग होता है। अंतस्सम्मार्जने ज्ञेया यजमोदा यवानिका, बहिस्सम्मार्जने चैव विज्ञातव्या जमोदिका। तो अजमोदा और अजमोदिका में फर्क किया है। अंतस्सम्मार्जन के लिए अजमोदा और यवानी, बहिस्सम्मार्जन के लिए हाँ, अजमोदिका। क्या है मालूम नहीं इस प्रकार से। पयस्सर्पि प्रयोगेषु गव्यमेव हि गुह्यते, दूध और घी प्रयोग में जो लेना है तो उसमें गव्य ही लेना है। एक अभी बड़ी गलतफहमी फैलाई गई है कि गाय भैंस वगैरह का जो दूध है वो मानव के लिए है ही नहीं। वो उनके बछड़ों के लिए निर्माण होता है और उन्हीं के लिए काम में लाना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत इस प्रकार की बात है। बछड़े ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर तक दूध पीते हैं, उससे ज्यादा पचा नहीं सकते। तो फिर बाकी दूध का क्या करें, ये एक अहम सवाल इसमें है। दूसरी बात ऐसी है, एक सवाल उठाया गया था कि दूसरा ऐसा कौन सा प्राणी है जो दूसरे किसी प्राणी का दूध पीता है। तो ये सही है कि मानव को छोड़कर दूसरा कोई भी प्राणी दूसरे किसी प्राणी का दूध नहीं पीता, ये सही बात है। फिर भी ये भी बात सही है कि दूसरा कोई प्राणी दूसरे किसी प्राणी को पालता भी नहीं है। हम रेगुलर गोपालन, बकरी पालन वगैरह इस प्रकार से करते हैं, तो उनके जो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए उसके लिए करते हैं, और ये धन है बताया जाता है, गोधन बताया जाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि लाखों वर्षों से प्रचलन में है, कृष्ण से लेकर बहुत सारे देव देवताओं को हम दूध और पंचामृत वगैरह अर्पण करते हैं, प्रसाद के रूप में लेते हैं इस प्रकार से। और बालकों के लिए भी 6 महीने के बाद ये देसी गाय का दूध ऐसा ही प्रचलन में था। तो कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं थी। क्षीरान्नाद जो अवस्था है उसमें देसी गाय का ही दूध प्रचलन में था, और आगे भी क्षीरकृताभ्यास और रसायनानाम के हिसाब से वही अच्छा इस प्रकार का है। तो ये बातें गलत है, लेकिन ये काफी स्ट्रांग इस प्रकार के ओपिनियन है कि नहीं नहीं ये करना नहीं है इस प्रकार से। प्रमोद त्रिपाठी जो डायबिटीज के लिए काम करते हैं, उनका भी डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेना इस प्रकार का है। तो जब ये वृंदावन फार्म में आए और उनको दिखाया गया कि थार पार से इतनी गायें है, इतना दूध जाता है इस प्रकार से, तो वो भी ऐसा सोच रहे थे कि केवल बछड़ों के लिए है। तो एक गलत फहमी है, और देसी गाय और जर्सी गाय में अंतर करना चाहिए, ये भी एक बड़ी गलत फहमी इस प्रकार की है। तो ये देसी गाय का दूध और घी सभी को प्रशस्त इस प्रकार का है। मेरा अनुभव ये रहा है कैंसर के मरीजों में, कि जिन कैंसर के मरीजों को साथ में डायबिटीज भी है और उनकी दवा चल रही है, चाहे गोलियां चल रही हो चाहे इंसुलिन चल रहा हो, वो केवल दूध पर रखने से डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है, गोलियां कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इंसुलिन भी कम करके बंद कर देते हैं। तो केवल दूध पे रहने से डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है, उसमें और करने की कुछ आवश्यकता इस प्रकार की नहीं रही। तो इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और ये जो प्रचलन है कि मानव के लिए है ही नहीं, इस प्रकार से इसको गलत अ, बताना आवश्यक है इस प्रकार। शक्रुदसो गोमय को मूत्र गौमूत्र मुच्यते। शक्रुद्रस अगर बताते हैं तो गोमय का लेना है, और मूत्र बताते हैं तो गौमूत्र लेना है। प्रतिनिधि द्रव्य, चित्र का अभाव तो दंती क्षारा शिखरिजोत्वा। चित्र का अभाव है तो दंती
या फिर शिखरी यानी कि अपामार्ग उसका क्षार प्रयोग मिलाना है। अभावे धन्वया सत्य प्रक्षेप्या तो दुरालभ। अरे बाप रे। दुरालभ और धन्वयास पर्याय शब्द माने जाते हैं। तो धन्वयास नहीं है तो दुरालभा का प्रयोग करना है, तो इसका मतलब है इन स्पेसिस में फर्क है, ये क्या है देखना चाहिए इस प्रकार से। तगरस्याप्यभावे तो कुष्ठम दद्यात् विषप्रभा। तगर नहीं है तो कुष्ठ देना है। मूर्वा भावे त्वचो ग्राह्या जिंगिनी प्रभवा बुधे। मूर्वा नहीं है तो जिंगिनी की त्वक लेनी है। अहिंस्रायाः अभावे तो मानकंत प्रकृतितः। अहिंस्रा याद नहीं है मुझे और मानकंद भी मालूम नहीं है इस प्रकार से। लक्ष्मणाया अभावे तो नीलकंठ शिखामत। नीलकंठ शिखा या अपामार्ग ही होगा शायद। वैसे अपामार्ग पुंसोन के लिए आता है, लक्ष्मणा पुंसोन के लिए बताई गई है, तो अपामार्ग में पुंसोन के लिए आता है। मुकुला भावतो देयम कल्हारोत्पल पंकजम। कहाँ पे आया मालूम नहीं है। कल्हारोत्पल पंकज ये तीनों कमल के ही भेद है। नीलोत्पल से अभाव है तो कुमुदम देयम इष्यते। नीलोत्पल नहीं है तो कुमुद देना है। जाति पुष्प नर्तरा से लवंगम पत्र दिए। अरे बाप रे। जाति पुष्प नहीं है तो लवंग उस स्थान में देनी है। अर्क पर्णादि पयसो यभावे तद्रसो मतः। इनका दूध अगर नहीं मिले तो उसका रस देना है। भावप्रकर्ष का काल आते आते शायद औषधि मिलने कठिन होना शुरू हो गया था, तभी सब्स्टिट्यूट बताए होंगे क्या? पॉसिबल है। अभी एक ये दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। और पहले ही सजग होना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। वैद्यों की संख्या अभी काफी कम है। और जनजाति तो बढ़ ही रही है, लोक संख्या जो है बढ़ ही रही है इस प्रकार से। अभी भी जंगल है और जंगलों से वनस्पतियां आ रही है। बहुत सालों से इसके बारे में बहस हो रही आई कि जंगल कटते जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, आप ये औषधियां उपलब्ध नहीं होंगी इस प्रकार से, और इसलिए कल्टीवेशन करना जरूरी है इस प्रकार से। दूपापेश्वर ने ये जो फिलंतस निरूरी ये मुझे मराठी नाम याद नहीं आ रहा संस्कृत नाम। हाँ, तो इसका कल्टीवेशन किया है क्योंकि उनकी एक हिपेटाइटिस बी के लिए दवा है, कामला के लिए दवा है, वो केवल इसी का प्रोडक्ट है, बुन्ना वाले की है। तो इसका कल्टीवेशन किया है और वो खुद वहां से लेके देते चलते हैं इस प्रकार। तो उसी प्रकार जिनको जिन द्रव्यों की आवश्यकता होती है और आसानी से मिलते नहीं है, उन्होंने उसका कल्टीवेशन शुरू कर दिया है। अगर हम नैसर्गिक खेती करते हैं तो उसके इर्द गिर्द या कंपाउंड के जरिए औषधि वनस्पतियां जरूर लगा सकते हैं। एरंडा से लेकर दशमूल वगैरह वगैरह इस प्रकार से आसानी से मिल सकते हैं। या कंटकारी वगैरह इस प्रकार से भी अपने आप उगते हैं। गोक्षुर भी अपने आप उगता है, तो उसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। लेकिन आगे चलकर ये बात निश्चित है कि जितनी मात्रा में हमें औषधि द्रव्य चाहिए उतने नहीं मिलेंगे। ये कब होगा? 5 बरस में, 5 बरस में होगा, 10 बरस में होगा, उससे भी आगे होगा, या उसके आरवा होगा, ये भी पता नहीं है अभी। और वनस्पति द्रव्य जो है उनकी मात्रा काफी ज्यादा रहती है। पहले जमाने में ये कषाय वगैरह जो है
चूर्ण जो है वो काफी मात्रा में प्रयोग में लाए जाते थे। तो निश्चय रूप में इनकी उपलब्धि उतनी नहीं है, तो ये कम होता जाएगा इस प्रकार से। और टिकने में भी प्रॉब्लम है। तो बेहतर ऑप्शन जैसे मामा गोखले ने किया कि त्रिफला को सूक्ष्म त्रिफला में परिवर्तित कर दिया, षोडशांश कज्जली डाल के सूक्ष्म त्रिफला बनाई। उसमें कज्जली डालने से योगवाहित्व प्राप्त हो जाता है, मात्रा कम हो जाती है और लेने में आसानी इस प्रकार की रहती है। उसी प्रकार से अगर वनस्पतियों के बारे में हम सोचते हैं, उन्हीं की भावना देख के रखना, ये भी एक बात हो सकती है। हाँ, और फिर घनसार बनाने में स्प्रे ड्राई मेथड जो है वो ज्यादा अच्छे है। उंबरगांव करके महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे है, वालावलकर करके है, उसकी बहन वैद्य है वर्षा वालावलकर। तो ये स्प्रे ड्राई मेथड से घनसार बनाते आ रहे हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी है, जलने का कोई सवाल नहीं होता है। वो ट्रेडिशनली भी घनसार बनाते थे जब मैं गया था वहां पे, लेकिन ये काफी जल जाता है, इस प्रकार की बात देखी गई है। जो घनसार इस प्रकार का बनता है वो, उसमें बड़ी मात्रा में औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो जैसे मिल्क पाउडर बनाते हैं स्प्रे ड्राई मेथड से, उस प्रकार से अगर घनसार औषधियों के बनेंगे। अभी ये चैतन्य फार्मेसी नासिक में घनसार बनाती है और ये वालावलकर बनाता है इस प्रकार से घनसार। तो क्वांटिटी कम हो जाती है और फिर एक कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तो उसके जरिए अच्छा काम होता है। तो हमें इस प्रकार के तरफ मुड़ना है, स्प्रे ड्राई मेथड। काढ़ा या स्वरस लेते हैं और हॉट एयर ब्लो करते हैं उसके ऊपर। तो पानी उड़ जाता है वहां का और पाउडर ऊपर उड़ती है और वो फिर सेटल हो जाती है, उसको कलेक्ट करते हैं। तो ये स्प्रे ड्राई मेथड है, मिल्क पाउडर के लिए सभी जगह में प्रचलन में लाई जाती है। वैसे भी डेयरी इंडस्ट्री में इसके लिए काफी स्कोप है। भारत में अगर देसी गाय का प्रचलन बढ़ता रहे और उसका उत्पाद ज्यादा होने लगे, तो जैसे अभी ये सभी अमूल शीतले वगैरह सब जो लोग हैं, वर्षा ऋतु में जब दूध ज्यादा मात्रा में पैदा होता है और उसकी उतनी लागत नहीं है, तो पाउडर बनाते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में जब दूध कम हो जाता है, तो ये पाउडर से दूध फिर से बना के नॉर्मल दूध में मिक्स करके बेच देते हैं। ये काफी प्रचलन में, काफी सालों से प्रचलन में है। अभी तो इन्हें फैट स्टैंडर्डाइज कर दी। तो जो अतिरिक्त फैट है उसको भी फ्रिज में रखते हैं। पानी, फैट और मिल्क पाउडर, इनका सम्मिश्रण बनेगा तो फिर से दूध बनता है। फिर भी मैं मानता हूँ ये नेचुरल है, क्योंकि कृत्रिम दूध भी बनता है अभी। विदेशों का कहना है कि भारत में 67% दूध नकली है, केमिकल से बना है इस प्रकार से। ये तो काफी आश्चर्यजनक बात है और इसके ऊपर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई है, ये भी अजीब बात है इस प्रकार की। लेकिन ये तो बंद होना चाहिए, उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन अगर हम पाउडर बनाते हैं और उसके साथ में फैट अलग की हुई इस प्रकार से डालते हैं और पानी, तो दूध बन सकता है और विदेशों में ये आसानी से बेचा जा सकता है। अभी यूएई में हमें समस्या ध्यान में आ गई कि जुवेनाइल डायबिटीज का प्रकरण बढ़ रहा है, परसेंटेज बढ़ रहा है, और उसका कारण जर्सी गाय का दूध है, ये उन्होंने ढूंढ लिया। तो वुडफोर्ड डॉक्टर की जो किताब है डेविल इन द मिल्क, उसके आधार पर अब वहाँ पौष्टिक क्षीर अवेलेबल है, लेकिन उसका ज्यादा प्रचलन नहीं है। फिर भी लोग यूरोप से, खास करके नीदरलैंड से दूध और दूध के प्रोडक्ट्स लेते हैं और वो सब जर्सी गाय का है।
तो उसके जरिए ये जुवेनाइल डायबिटीज बढ़ रहा है, ये बात सामने अगर आई है। तो बेटर ऑप्शन है हम भारत से पाउडर फैट एक्सपोर्ट करें, वहां पे दूध बनाए और लोगों को दे दें। श्रुति जब अबू धाबी में थी तो पथमेड़ा की पाउडर आती थी दूध की, तो वो हम बेचते थे, उससे दूध बना के उसके लड़के को दिया जाता था। तो यहाँ से लेकिन पथमेड़ा की पाउडर परचेस करके भेजना पड़ता था इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर एक्सपोर्ट मिल्क पाउडर अच्छे तरीके से बनती है तो ये बात होती है। कोकण में भी अभी ये सोच रहे हैं ए टू डेयरी करने की। वहाँ जो जिंदाल की संस्था है, उन्होंने 100 गायें 10,000 के कंसेशन से लोगों को दिए, 10,000 का अनुदान दे दिया है खरीदने के लिए, जब देशी गिर गाय के लिए। तो भी 100 गाय उस एरिया में है। तो उनका कहना है कि ए टू डेयरी हम शुरू करेंगे, उसमें शायद ये बात हो सकती है। लेकिन 100 गाय का दूध कितना लीटर आता होगा? 500, 600, 1000, ज्यादा से ज्यादा, इतने, इससे ज्यादा नहीं आएगा इस प्रकार। तो इसमें में डेयरी प्रोडक्ट बनाना काफी मुश्किल है। घी तो बना सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है, और वैसे घरों में भी दूध जा रहा है ये। तो अतिरिक्त अगर इसमें हो जाए दूध, ये 100 गायों से बढ़कर 500, 1000, 2000 इस प्रकार की गायें हर बरस में एक नया वेत आता रहेगा, तो आगे 10 बरसों में ये काफी बढ़ जाएगा। और फिर उसके हिसाब से डेयरी इंडस्ट्री ए टू मिल्क, ए टू डेयरी स्थापित कर सकते हैं, और इसमें दूध की पाउडर बना के एक्सपोर्ट करेंगे तो काफी मुनाफा इस प्रकार का होगा। अभी बच्चों के लिए फॉर्म फीड देते रहते हैं। ये तो अननेचुरल है। उसके जगह हम देसी गाय का इस प्रकार का दूध देना आरंभ करेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और पूरे विश्व भर में इसकी आवश्यकता इस प्रकार की है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये पौधे कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, ये बड़ी समस्या आगे होने वाली है, और वैद्यों की संख्या भी बढ़ रही है, लोक संख्या भी बढ़ रही है। तो ऐसे हालत में ज्यादा मात्रा में औषधियों का प्रयोग अच्छा नहीं रहेगा। तो मात्रा कम कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और ये मामा गोखले की मेथड, सूक्ष्म त्रिफला जैसी ज्यादा अच्छी इस प्रकार की प्रोसेस है। रसशास्त्र भली भांति इसमें हम प्रयोग करेंगे तो औषधियों की मात्रा कम हो जाएगी, और औषधियाँ टिकेगी भी ज्यादा इस प्रकार से, और अरुचि का प्रसंग नहीं रहेगा। तो इसके बारे में जरूर सोचना है। अभी फिलहाल चल रहा है, लेकिन अगले 8-10 बरस में परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ जा सकती है, तो हमें पहले से ही सजग होना है। पौष्करा भावतः कुष्ठम तथा लांगल्य भावतः। तो पौष्कर नहीं है या लांगली नहीं है तो कुष्ठ देना है। थवणे यज्ञ से अभाव हेतु विषग्धीर दिए थे गधा। थवणे यज्ञ के में भी गधा यानी कि कुष्ठ ही देना है। चविका गज पिप्पल्यो पिप्पली मूलवत स्मृतौ। चविका और गज पिप्पली, ये पिप्पली मूल जैसे है। अभाव है सोमराज्यास्तु प्रपुन्नाड फलम मतम। बाकुची नहीं है तो ये जो प्रपुन्नाड टाकड़ा चक्रमर्द है उसका बीज देना है। यदि न स्यात् दारु निशा तदा देया निशा विधि। दारू निशा नहीं है, दारू हल्दी, तो हल्दी देनी है। रसायन से अभाव है तो सम्यक दारवी प्रयुज्य है। रसायन नहीं है तो दारवी का ही प्रयोग अच्छे तरीके से हो सकता है। सौराष्ट्र अभावतः देयो देया स्फटिका तदगुणाजने। सौराष्ट्र में है तो स्फटिका देनी है। ताली से पत्र का भाव है स्वर्ण ताली परिषद है, स्वर्ण ताली तो मालूम नहीं है। भ्रांग्य भाव है तो पालूषम कंटकारी जटा था। भ्रांगी नहीं है तो ताली से कंटकारी जटा, कंटकारी का मूल इस प्रकार का देना है। रुचका भाव तो दद्दल लवणम पांश पूर्वकम। रुचक कौन सा लवण है?
तो पांशु लवण देना है। ये भी देखना चाहिए। अभावे मधुयष्टास्तु धातकीं च प्रयोजेत। यष्टिमधु नहीं है तो धातकी देनी है। अम्लवैतस्य का अभाव है शुक्रम दातव्य मिश्रते, अम्लवैतस्य नहीं है तो शुक्र। द्राक्षायनेन लभ्यत प्रदेयम काश्मीरी फलम। द्राक्षा मिलती नहीं है तो गंभारी या काश्मीरी इसका फल देना है। तयोर अभावे कुसुमम बंधुकस्य मतम बदली। ये दोनों नहीं है तो रुचक संवर्चक। ओके, इस प्रकार सब्स्टिट्यूट बताते समय किस आधार पर किया गया होगा। गुणधर्मों में थोड़ा साधर्म्य होना यही हो सकता है, और पर्यायी द्रव्य की उपलब्धि अच्छी होना, तभी इसके बारे में सोच सकते हैं। अभी एडमा करके एक एसोसिएशन है, आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। तो इनका एफडीए से ताल्लुक बार बार रहता है, और उनका कहना है कि बहुत सारे जगह है पर्याय का प्रयोग हो रहा है, फिर भी फॉर्मुलेशन में लिखते नहीं है। क्योंकि फॉर्मुलेशन में नहीं लिखेंगे तो एफडीए डिसअप्रूव कर देती है। जैसे गूगल नहीं मिल रहा है शल्य की, अभी काफी प्रचलन में है उसके भाई। तो शल्य की को तो मान्यता हो गई इस प्रकार से, लेकिन अश्वगंधा का जब जगह ढोरगुंज इस प्रकार के काफी है कि जो मिलते नहीं है, मालूम है सभी को मिलता नहीं है, फिर भी लिखते हैं इस प्रकार से। और वैसी कोई आसान पद्धति नहीं है, आसान तरीका नहीं है कि जिसके जरिए ये वनस्पति द्रव्य इस औषध में है या नहीं है, डाला गया है या नहीं गया है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो इस प्रकार से काफी चीजें अभी भी प्रचलन में है। तो उनका कहना था एडमा का कि इनको एक बार मान्यता दे दे कि ये नहीं है तो ये डालना है, और वो लिख दे इसके ऊपर। फिर भी अभी एफडीए मान नहीं रही है इस प्रकार से। तो ये काफी गंभीर मामला इस प्रकार का है। अब जो विदेशों में भेजे जाते हैं दवाइयाँ, उसके बारे में काफी कठोर नियम किए गए हैं एफडीए के द्वारा। कि वहां पे लेड पाया गया या और कुछ इस प्रकार के विषारी परिणाम पाए गए। तो आयुर्वेद के लिए, देश के लिए, उस कंपनी के लिए, सभी के लिए काफी तकलीफ वाली बात होती है। लेकिन फिर भी अभी अजीब बात ऐसी है कि जो बेचने वाले हैं उनके ऊपर कोई निर्बंध नहीं है। वो कैसे भी माल बेचेंगे। जिनको खरीदना है उनको सोच समझकर माल खरीदना है। उससे जो दवा बनेगी उसकी टेस्ट होनी चाहिए। और अगर वो गलत है, उसमें जहरीले पदार्थ है इस प्रकार से, तो वो उसकी जिम्मेदारी रहेगी। तो बेचने वाले से ही आरंभ करना चाहिए, बेचना भी इस प्रकार का नहीं होना है। जो आयुर्वेदिक दवा बाजार कालवा देवी में है, बड़ा मार्केट है। तो वो वनस्पति भी बेचते हैं और धातु भी बेचते हैं। ये अजीब मामला है। तो वहां पे धातु वनस्पतियों में मिक्स हो सकते हैं। और उसके ऊपर कोई निर्बंध नहीं है, कोई देखता नहीं है इसके बारे में।
और फिर औषधियों में जब धातु पाए जाते हैं तो दिक्कत वाला मामला हो जाता है। और केवल ये उसका परसेंटेज कितना है इसके ऊपर मुकदमा चल सकता है। उससे नुकसान हुआ है नहीं हुआ है ये अलग बात इस प्रकार की है। विदेशों में जो इस प्रकार के मुकदमे चले हैं उसमें नुकसान हुआ, प्रूव हुआ कि लेड से हुआ है, इस औषध से ही हुआ है। और फिर आयुर्वेद को बदनाम किया गया इस प्रकार से, जो आज तक चालू है इस प्रकार। तो इन सभी के बारे में सजग होना बहुत जरूरी होगा। और शुरू से लेकर, परचेस से लेकर अंतिम प्रोडक्ट तक बार बार जांच होना जरूरी है, टॉक्सिसिटी है क्या इसमें, इस प्रकार से। तो इसमें खर्चा बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी औषध की इस प्रकार से। और ये केवल विदेशियों के लिए क्यों करना है, भारतीय लोगों के लिए भी करना है। उनको भी जहरीली दवा नहीं जानी चाहिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है इस प्रकार से। तो ठीक है, मैं मानता हूँ अगर बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन प्रामाणिकता होनी चाहिए। ये हमारे यहाँ मुश्किल बात है। पैसे देकर कुछ भी काम हो सकता है, कुछ भी सर्टिफिकेट मिल सकता है, ये आज भी परिस्थिति है। खास करके गवर्नमेंट लाइसेंस वगैरह सभी के बारे में। तो ये मूल रूप से सुधार उसमें आना चाहिए कि इस प्रकार का अनैतिक व्यवहार होने ही नहीं है इस प्रकार। लेकिन मालूम नहीं है कब कब कैसे सुधरेगा। अभी के जो हालात है उस हालात को, उन हालातों को देखते हुए ये काफी मुश्किल इस प्रकार का लग रहा है। तो पुराने जमाने में तो वैद्य अपनी दवाइयाँ खुद ही बनाते थे। तो ये ज्यादा अच्छा था। अभी जैसे प्रैक्टिस बढ़ने लगी वैसे दवाइयाँ खुद बनाना ये काफी मुश्किल है। तिथे जाणाऱ्या गोष्टी या हम्म. हाँ नहीं, लेड की जो शुरुआत हुई वो जापान में ब्रेस्ट मिल्क में 700 टाइम्स लेड पाया गया। ये ब्रेस्ट मिल्क में आया तो समझ लेना चाहिए कितनी गंभीरता से अंदर घुस गया है इस प्रकार से। फिर उसके बारे में काफी खोज हुई और फिर पता चला कि ये लेडेड पेट्रोल था, उसके जरिए ये जा रहा था। फिर तकनीक बदला गया, अनलेडेड पेट्रोल आ गया। और अभी अनलेडेड पेट्रोल है, तो इसके जरिए अभी ये बंद हो गया। लेकिन लेड एसिड बैटरीज है, काफी प्रचलन में है, और उनका डिस्पोजल किसी भी तरीके से है, तो उसमें से लेड पानी में, जमीन में घुस जाता है और वो पौधों में पहुंच जाता है। अब ये फ्री रेडिकल्स है। नाग भस्म का प्रयोग होता है और वो अच्छा नहीं बनता तो भी दिक्कत होती है। लेकिन अच्छी तरीके से नाग भस्म बना के औषध में डालेंगे फिर भी ये इस प्रकार का लेड इसमें आ जाएगा तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो मूल रूप से इसको समझने वाले लोग नहीं है। ये हमारे आयुष का काम है, सीसीआरएस का काम है, एफडीए का काम है, इसके बारे में करना देखना इस प्रकार। लेकिन उनमें प्रैक्टिशनर्स ही नहीं है। इनको ये बातें समझ में ही नहीं आती कि प्रैक्टिशनर को इस प्रकार की कठिनाइयां हैं इस प्रकार से। जब मैं नई संहिता के बारे में मीटिंग के लिए गया था, उनमें हम केवल 3 आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे, बाकी सब एकेडमिशियंस थे, उनका प्रैक्टिस से कोई संबंध नहीं था। अब ये नई संहिता लिखेंगे प्रैक्टिस के बगैर, तो उस संहिता का क्या हाल होगा? क्या लिख पाएंगे ये? तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है और गंभीरता से इसको देखा नहीं गया इस प्रकार। अभी अंडमान गए थे, हरिण है, सिंह है उसके, तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर मिला, तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या करते हैं इसका, तो बोलते गवर्नमेंट ऑर्डर से जला देते हैं। इकट्ठा करते हैं और जला देते हैं।
तो मैंने कहा ऑप्शन भी क्यों नहीं करते? नहीं, गवर्नमेंट का ऑर्डर है ऑप्शन नहीं करने का इस प्रकार। तो मैंने कहा जो जला दिया है वो तो बेच दो। वो मशी होगी, वो उसके आगे भस्म बनेगा उसका, मशी का। लेकिन कोई वैद्य नहीं है ये बताने के लिए वहां पे। मेरा सुझाव था कि ये कोरल जो समुद्र से आता है, बाहर आता है, टुकड़े टुकड़े के फॉर्म में आता है, उसका तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो भी लेने के लिए परमिशन नहीं है। तो वहीं पे अगर एक फार्मेसी एस्टेब्लिश होती है इन कोरल को लेके, वहीं पे प्रोसेस करके प्रवाल भस्म बना के बेचने के लिए करता है, तो काफी मात्रा में कोरल मिल रहा है। और वो वैसे काम का नहीं है। ये तो डेड बॉडीज है, टूटे हुए हैं, समुद्र से बाहर फेंके गए हैं, इस प्रकार की कोरल है। वहाँ आयुष का अस्पताल है, फ्री ट्रीटमेंट है आयुष की। अंडमान में। तो उसके बारे में जाकर कुछ सुझाव देने पड़ेंगे कि कैसा हम इसका सभी का विचार कर सकते हैं इस प्रकार से। और कस्तूरी वगैरह जो है चाइना में बेची जाती है, लेकिन हम ला नहीं सकते। चाइना में जो हिरण है कस्तूरी निकालते हैं, बेचते भी है इस प्रकार से। वैसे जर्मनी वगैरह में भी ऑक्शंस होते रहते हैं, इन सभी हरिण सिंह वगैरह जो है इसका ऑक्शन होते रहता है, लेकिन हमारे पास पहुंचता ही नहीं है ये। तो ये बड़ी अजीब बात है। हाथी दंत की भी वही स्थिति है इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि इन सभी के बारे में गहराई में जाकर सोचना है, और एक वैद्य ही सोचेगा, प्रैक्टिशनर ही सोचेगा, बाकी लोग नहीं सोच पाएंगे इसके बारे में। बट दे आर डेड कोरल एंड दे कैनॉट बी यूज फॉर मेकिंग प्रवाल भस्म, दैट इज व्हाट आई केम टू नो। मालूम नहीं अभी जो प्रवाल भस्म बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है, उनको प्रवाल कहाँ से मिलता है। अगर ये प्रवाल बेचा नहीं जा सकता, ऑर्नामेंट्स के रूप में ही प्रवाल आता है। वो ऑर्नामेंट्स के रूप में कितना आएगा? बहुत कम आएगा। और उसके ऊपर प्रोसेस की गई तो उसका दाम बढ़ जाता है इस प्रकार से। अब इस प्रकार से जो उपलब्ध है, वो मुझे नहीं लगता कि ये प्रयोग में नहीं ला सकते इस प्रकार से। तो करके देखना चाहिए। ये जो देखा तो हमने श्वेत प्रवाल ही देखा था, लाल रंग का प्रवाल इस प्रकार का नहीं। दैट इज मेड फ्रॉम रेड प्रवाल एंड सोर्स फ्रॉम चाइना मार्केट। ओके। तो अगर चाइना मार्केट से आता है तो हम विदेशी चलन खर्च करते रह रहे हैं इस प्रकार से। उसका कहना था, वहाँ का जो गाइड था हमारा, कि आप केवल मेडिसिन के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो शायद अनुमति मिलेगी इसके लिए, लेकिन झगड़ना पड़ेगा गवर्नमेंट से कि हमें मेडिसिन के लिए परवाल चाहिए। इसमें भी परवाल जड़ और परवाल कांडी। पहले परवाल कांडी का भस्म बनता था, अब वो बंद हो गया, परवाल जड़ का भस्म बनने लगा इस प्रकार। अभी मालूम नहीं है किस प्रकार से होता है। तो हम एक्सपोर्ट क्यों करें, इंपोर्ट क्यों करें? जब हमारे पास इतने आइलैंड है, और ये जो जमा होता है, इकट्ठा होता है, उससे बोलते हैं कि कैल्शियम निकालते हैं इस प्रकार। सीमेंट फैक्ट्री में इस प्रकार का जो डेड है कोरल, वो प्रयोग में लाया जाता है, तो मैंने सुना है, मुझे पक्का मालूम नहीं है इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सजगता से सोचना पड़ेगा कि हम उनका फायदा कैसे उठा सकते हैं। और रेड प्रवाल ये अगर हमें प्रयोग में लाना है तो कहाँ से ये मिलेगा, ये देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। द्राक्षायदिन लभ्येत प्रदेयम काश्मीरी फलम। द्राक्षा नहीं है तो काश्मीरी फल देना है। कयोर अभावे कुसुम बंधु मतम बुधई। लवंग कुसुमम देयम नखस्य अभावतः पुनः। नख नहीं है तो लवंग कुसुम देना है। कस्तूरी भावे कंकोलम क्षेपणीयम विदुर्बुधा। कस्तूरी नहीं है तो कंकोल डालना है। कंकोल का अभाव है, संस्कृत पे अभाव है तो जाति पुष्पम कर दिए थे, अरे बाप रे। तो जाति पुष्प भी कंकोल के
अभाव में दिया जा सकता है। सुगंधि मुस्तकन देन कर्पूरा भावतो बुधे, कर्पूर नहीं है तो सुगंधि मुस्तक देना है। कर्पूरा भावतो दयम ग्रंथिपर्णम विशेषता। ग्रंथिपर्ण, ग्रंथिपर्ण क्या मालूम नहीं। कुंकुमा भावतो दद्यात कुसुम्भम, कुसुम्भ कुसुमम नवम। कुमकुम नहीं है तो कुसुम्भ कुसुम नवीन, इस प्रकार। अभी अंबाड़ी का इस प्रकार का रक्त वर्ण का पुष्प आता है, उससे अभी ये कुछ लोग दवाइयाँ बना रहे हैं और खास करके पांडु में दे रहे हैं। या भी ऑर्गेनिक मेले रहते हैं ऑर्गेनिक पदार्थों के, उसमें ये काफी देखा गया है। तो ये रक्त वर्ण होता है और शायद उसमें आयरन की परसेंटेज ज्यादा है, तो उसको प्रचलन में लाने की कोशिश हो रही है। तो ये भी बातें होनी चाहिए। मैंने करमर्द के बारे में सुना था, करवंद जो है वो, कि वो भी हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। हमने एक लाया था, एक ही मरीज में प्रयोग किया, उसमें तो सफलता नहीं मिली। लेकिन अभी अंबाडीचा जाम एनिमियासाठी येतो मार्केटमध्ये। ओके, तो कहाँ पे मिलता है ये? सस्टेनेबल पण आहे। ओके। तो बेहतर रहेगा। फार काय नाही, ते जाऊ दे, पण मिळतोय असं जर असेल तो ये नेचुरल सोर्स रहेगा, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। अभी इनके हिमोटिव जूस करके एक दवा है मन करने का कि सेंचुरी की, इसमें बीट रूट और बाकी कुछ द्रव्य है, अभी याद नहीं है। तो मैंने उसका प्रयोग किया है काफी लोगों में। वो अच्छा काम करता है। तो ये बड़ी समस्या है पांडुत्व। और मैं लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करने के लिए बताता हूँ, उसका तो फायदा होता है, लेकिन जो मरीज है प्लास्टिक एनीमिया से लेकर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और बाकी सभी लोग, इनमें शायद हम इनका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। रक्त परदर वगैरह की अवस्था में। हम्म, विच मेडिसिन फ्रॉम मनकर्णिका, काय सांगितलं रे? हिमोटिव ज्यूस, HEMOTIVJUIC। उनकी एक पानकदली नाम की एक दवा है, किडनी फेलियर में प्रयोग में लाई जाती है, वो भी एक अलग है। कदली का रस वगैरह इस प्रकार की है। वो मैंने दोनों का प्रयोग किया है, खास करके किडनी फेलियर। श्रीखंड चंदना भावे कर्पूरम देय मिश्रते। श्रीखंड और चंदन वास्तव में पर्याय शब्द है। ये मालूम नहीं। इसमें कर्पूर देना है। अभावे तो एतयोः वैद्या प्रक्षेपे तप्त चंदनम, इनका अभाव है तो रक्त चंदन। अभी रक्त चंदन काफी एक्सटिंक्ट हो गया। रक्त चंदन का अभाव है नवो शीरम विदुर्बधा, उशीर देना है रक्त चंदन का अभाव है तो ये उशीर काफी प्रचलन में लाना है। वैसे भी शुक्रशोधन गण में भी है, शीतवीर्य है, पिपासा कम करने वाला इस प्रकार का है। और बंधों पर उशीर लगाया जाता है जमीन की धूप रोकने के लिए। मैंने कोकण में अभी इसका प्रयोग शुरू कर दिया है। तो काफी बड़ी मात्रा में उशीर लगाना है वहां पे। श्रीखंड चंदन में श्वेत चंदन, माइट भी श्वेत चंदन ही होगा इस प्रकार से। तो इसमें अभी इस बरस में शायद हमें उशीर मिल जाएगा हमारे खेत से। और कम से कम हम घर में तो प्रयोग कर सकेंगे उसके मूल को लेकर पानी में डालने के लिए, उतना तो मिलेगा ही। लेकिन वर्षा ऋतु में और उसको लगाना है। और बंधों पर ये लगाते हैं तो जमीन वहां की जो फिसल जाती है वो रुकती है, ये उसका बड़ा फायदा है। अभी कोकण में काफी उष्ण सुगंध बड़ा ये
जगह ऐसी स्थिति है कि पत्थर ज़्यादा है, ज़मीन ज़्यादा है। हमारे प्लॉट में थोड़ी ज़मीन ज़्यादा है, जो मैंने दूसरा प्लॉट खरीदा नज़दीकी, उसमें पत्थर ज़्यादा थे इस प्रकार से। अब इन पत्थरों को फोड़ना ब्रेकर से और फिर पेड़ों के इर्द-गिर्द उसका आवरण बनाना ताकि वहाँ पे हम ये जो सभी सूखे हुए पत्ते वगैरह जो उसमें डाल सकते हैं और फिर उसमें पानी मिलेगा तो उसकी मिट्टी बन जाती है। तो ये मिट्टी बनाने का आसान तरीका है। जो भी इस प्रकार का पाला पचड़ा जिसको हम कहते हैं सूखे पत्ते जो है वो इस प्रकार से पेड़ के रूट के नजदीक डाल देते हैं, बांध लगाते हैं बाजू से और फिर ड्रिप इरिगेशन करते हैं तो बाष्पीभवन कम हो जाता है ढक जाने से, पत्तों से ढक जाने से। और फिर वर्षा ऋतु में वही पत्ते वहां पे मिट्टी बन जाते हैं, तो मिट्टी बढ़ती है। एक 3-4 बरस में इस प्रकार से मिट्टी काफी बढ़ सकती है। लेकिन मूल रूप से उसके लिए प्रयास करते रहने चाहिए। तो मिट्टी बह न जाए इसके लिए भी प्रयास करने चाहिए और नई मिट्टी बनती भी जाए इसके लिए भी प्रयास करने चाहिए। और इन प्रकार से पत्थरों को फोड़कर छोटे-छोटे पत्थर बना के बांध अगर लगाते हैं तो वो भी काम हो जाता है कि पत्थरों की संख्या कम हो जाती है और मिट्टी का असर बढ़ता है। तो ये नैसर्गिक खेती में ये सभी करना जरूरी इस प्रकार था. किडनी फेलियर मध्ये कोणतं औषध सांगितलं? पानकदली. ये संचोमी नाम की कंपनी है गिरीश गांधी की और इनके कुछ प्रोडक्ट्स है. पानकदली ये एक दवा है, पतली दवा है. तो ये भी मैं प्रयोग करता रहता हूँ इस प्रकार से. तो वो सीरम विद्युत बता रक्तचंदन के अभाव में उशीर देना है सुगंध वाला प्रकार का. मुस्ताचा अति विषा भावे शिवा भावे शिवा मता. तो अति विषा के अभाव में मुस्ता और शिवा के अभाव में शिवा. ये पता नहीं लग रहा. शिवा अमलकी का पर्याय है लेकिन दूसरी शिवा क्या है? हरितकी. हरितकी. लेकिन हरितकी और अमलकी में काफी भेद है. एक उष्णवीर्य है और एक शीतवीर्य है. देखना चाहिए शिवा का मतलब और कुछ है क्या और किस शिवा के बारे में कौन सी शिवा देनी है ये भी पता नहीं चल रहा उसमें. शिवा भावे शिवा मता. अभावे नागपुष्प से पद्मकेशरम इष्यते. नागपुष्प नहीं है तो पद्मकेशर लेना है. पद्मकेशर यानी कि केशर ही है क्या, कुमकुम है क्या, ये पता नहीं लग. वैसे नागकुसुम के पेड़ बहुत रेयर है. वो इकट्ठा करना फिर भी अभी मिलता है. असली नागकेशर और नकली नागकेशर ये दो होते हैं. ज्यादा प्रचलन नकली नागकेशर का है. अगर आपका असली चाहिए तो असली बताना पड़ता है और काफी महंगा है वो. लेकिन ये जो लक्ष्मी केशव का मंदिर है कोलसरे इसमें, वहां पे नागकेशर का एक बड़ा वृक्ष है. तो ये रेयर है काफी इस प्रकार के. मैं कुठे बघितलं होतं? नाही पण तिथं मी कुठेतरी बघितल्याचं मला आठवत आहे. नागकेशराची झाडं खूप कमी आहेत. मग ते कदाचित आपण यांच्याकडे आजीकडे बघितलंय का काय मला आठवत नाही. बरं, ठीक आहे. मेधा जीवक काकली रुद्धित द्वंद्वेपि चासती वा असती जरी विदारी अश्वगंधा वारायांश क्रमाक्षित. तो ये तो मेरे पाठांतर में है श्लोक. मेधा
के बदले में वरी, शतावरी, जीवक के बदले में विदारी, काकोली के बदले में अश्वगंधा और रुद्धि के बारे में वाराही, इन कंदों का प्रयोग होना चाहिए। हाँ, तो लाकडी चाफा तो देवळातच आहे, पण खालती मी एक झाड बघितलं होतं कुठे. तो देवळातच आहे, लाकडी चाफा देवळात आहे. तो अष्टवर्ग राज्ञामप्य अपि अष्टवर्गोऽयं यतोऽयम् अतिदुर्लभः तस्मात् तस्य प्रतिनिधि गृह्णीयात् तद्विषक् तद्गुणं विषक्. ये कहाँ से श्लोक मैंने कंठ से, शायद भावप्रकाश में ही आगे आया है. तो उसके प्रतिनिधि द्रव्यों को लेना है, उसमें ये वरी विदारी अश्वगंधा वाराहिंश क्रमाक्षते, वरी विदारी अश्वगंधा और वाराही, इनको प्रयोग में लाना है. तो अष्टवर्ग के जरिए ये डालना आवश्यक इस प्रकार का होगा या अच्छा इस प्रकार का होगा, तो उसके बारे में जरूर सोचेंगे. पाहिजे ना, त्याच्याविषयी शंका नाही काही अशा बरोबर, ते तुम्ही असे सांगितलं सगळं. तो ठीक है. तो काय चालू झालं का नाही झालं चार्जिंग? लगड़ी ठीक. तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं. अब मंगलवार को मिलेंगे सुबह चरक को लेकर. आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् मंगलवासरे पुनरपि